नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो आइए, आपको पता ही है कि आज 24 अगस्त 2021 के लिए जो UPSSC पैट का जो एग्ज़ाम था वो हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट जो 10 बजे से 12 बजे के बीच थी उसका एनालिसिस हम करते हैं। आइए, तो जो क्रम वाइज एनालिसिस चलेगा, जैसे केवल हिंदी के क्वेश्चन तो हिंदी की, पॉलिटी है तो पॉलिटी के क्वेश्चन। आइए ठीक है, तो देखिए करते हैं। तो हिंदी से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी का सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि मन को हरने वाला, मन को हरने वाले को क्या कहेंगे? मन को हरने वाला क्या कहेंगे हम? मनोहर। इसमें क्वेश्चन जो आंसर था वो था मनोहर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। अब भैया आपको इसी से पता चल जाता है कि गागर में, छोटे से में सागर, बहुत बड़ा सागर, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ कहना, ये इसका आंसर था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा हिंदी का था, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है। एक था एकल का विलोम शब्द बताइए। एकल का विलोम शब्द, एकल का विलोम शब्द बहुल। ठीक है। अरे एक व्यक्ति और बहु ऐसे मान लो, एकल व्यक्ति और बहुल व्यक्ति। ठीक है। तो एकल का विलोम क्या हो गया? बहुल हो गया। ठीक है। एक जो बर्तनी थी वो शुद्ध बर्तनी छांटनी थी, तो हमें वो इसमें करना था महत्वाकांक्षा। ठीक है। एक में माँ पे भी डंडा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल महत्वाकांक्षा ये वाला शब्द जो है ठीक था। ठीक है, शुद्ध वर्तनी था। और एक लास्ट क्वेश्चन था हिंदी का, दर्प का पर्यायवाची लिखिए। दर्प, एकदम दर्प, अभिमान, अहंकार। ठीक है। तो जो हमारा जो इसमें जो पर्यायवाची था वो था, जो ऑप्शन था वो था अहंकार। ठीक है। घमंड जिसे कहते हैं, घमंड। ठीक है। जो दर्प का जो पर्यायवाची था वो था अहंकार। तो हिंदी के बाद अब पॉलिटी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे एक क्वेश्चन था कि जो हमारे जो अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण दिया गया है, अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण मिला है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो वो था अनुच्छेद आर्टिकल 29। ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो था आर्टिकल 29 सही था। एक क्वेश्चन था पॉलिटी से, प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रारंभिक शिक्षा तो किस में? मौलिक अधिकार में। कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A। ठीक है। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे भारतीय संविधान में है, पंचायती राज व्यवस्था, ये किस भाग के अंतर्गत आती है? तो कुछ ऑप्शन थे, नीति निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक कर्तव्य, या मौलिक अधिकार, या फिर प्रस्तावना। तो ये आती है हमारी पंचायती राज व्यवस्था आती है नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल। केवल इतना पूछा था कि किस भाग के अंदर आती, तो हम ऑप्शन से आंसर सही था, वो था हमारा नीति निर्देशक तत्व। वैसे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और था जो वर्तमान ऐसे पूछा था कि संविधान में लोकसभा में सीटों की संख्या, तो जो वर्तमान की बात करें तो सीटें हैं 550, लेकिन जो पहले थी वो थी 552 सीटें थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि जो उद्देश्य या फिर प्रस्तावना जो किसने प्रस्तुत की थी? हमारे संविधान के लिए जो उद्देश्य था, जो प्रस्तावना थी, वो किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो ये हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पॉलिटी के। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अर्थव्यवस्था के, हमारी अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था बैंक दर।
बैंक दर का मतलब क्या है, बैंक दर क्या है? तो बैंक दर है जो केंद्रीय बैंकों से जो केंद्रीय ऑप्शन था इसमें, जो सही ऑप्शन था वो था केंद्रीय बैंकों से लिया गया ब्याज दर, केंद्रीय बैंकों से लिया गया ब्याज दर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर था। बैंक दर थी वो केंद्रीय बैंकों से लिया गया ब्याज दर। ठीक है, 100 के नोट पर किसके, एक क्वेश्चन था 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं भाई? इस पर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सब नोटों पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। केवल एक रुपए के नोट पे वित्त जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन कौन सा पूछा था? 100 के नोट के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। ठीक है, एक पूछा था कि निजी अर्थव्यवस्था, जो निजी स्वामित्व होता है, वो जो अर्थव्यवस्था होती है हमारी, वो कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें आंसर था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारे भारत में तो नहीं है, खैर यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा, इनमें सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, निजी अपनी होती है, और उसे कौन सी बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आया था कि 18 कैरेट सोने का जो परसेंटेज सोना होता है, उसमें कितना सोना होता है? 18 कैरेट सोना कितने % सोना होता है? तो उसमें होता है 75%। आंसर सही था हमारा। 70% कैसे आएगा? 18/24 कैरेट का सोना होता है ना केवल, तो 18/24 गुणा 100% निकालना है ना हमको। 6 × 18, 6 × 24, 4 × 25, 25 × 75। इस प्रकार आया हमारा 75% 18 कैरेट सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जो ठोस चालक धातु होते हैं, ठोस चालक धातु जो होते हैं, उनमें किसके कारण जो हमारा जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें आंसर था मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। एक क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है ना, प्रकाश वर्ष क्या है, मतलब ऐसे नहीं पूछा था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। वैसे क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लेकिन यहाँ पूछा था कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, तो हमको जो सही आंसर था वो क्या है? एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी क्या था? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष या प्रकाश वर्ष में लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। ठीक है, निर्वात में चली गई दूरी, हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ठीक था। एक प्रकाश वर्ष क्या था? एक वर्ष में लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। एक और ऑप्शन था कि एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। नहीं, वो गलत था। केवल क्या था? एक वर्ष में लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, विरंजक चूर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। तो क्या था? CaOCl2। हमारा ये क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो आइए हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था कि इनको कालक्रम में लगाइए। कौन सा राजा पहले राज किया, कौन से राजा ने बाद में राज किया? तो 4 राजा थे, इल्तुतमिश, अकबर, शेरशाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले किसने किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, तो सबसे पहले कौन सा था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद था अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन से सल्तनत काल के थे? दिल्ली सल्तनत काल के थे। और ये दो राजा और दिए थे इसमें, वो थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी कौन से काल के थे? मुगल वंश के। ठीक है, मुगल वंश के शासन में किया था। और अकबर, इनके बाद आए थे अकबर। ठीक है, ये बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर, ये 4 राजाओं के नाम थे। ठीक है, तो इनको हमें काल क्रम में लगाना था कि किसने पहले राज किया, किसने बाद में राज किया। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इनको मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
हमको मिलाना था। पहले 4 दे रखे थे लेकिन बाद में 5 मिलाने को, तो क्योंकि एक ज़्यादा था। ठीक है, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, केवल क्या नाम लिखा हुआ था, राम मोहन राय, राजा नहीं था, केवल राम मोहन राय। ठीक है, दूसरा था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, मतलब मिलाना था हमारे लिए, स्थापना नहीं पूछी थी, इन्हीं को मिलाना था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कहाँ पे की थी, बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कौन सी सन में की थी, 1897 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, ये भी मिलाना था हमारे लिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सी वर्ष में की थी, 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी, बम्बई में की थी। ठीक है, एक आया था सत्यशोधक समाज, ये भी हमारे लिए मिलाना ही था। इस एक ही क्वेश्चन के चार थे ये। सत्यशोधक समाज, ये था ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ये एक क्वेश्चन ही था जिनको हमको मिलाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ये जो थे किसको कहा जाता है, तो सबसे जो वृद्ध व्यक्ति था ना, वृद्ध, या हिंदी में आता जैसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं, तो वो भी यही लगाते हैं हम, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन, इंडियाज ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम भारत का वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में जिन्होंने जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1938 में, तो उन्होंने पूरी जो था वो मतलब शासन, मतलब अपना अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन 1939 में भी उनके लिए चुन लिया गया। लेकिन 1939 में कुछ जो प्रॉब्लम थी, मतलब मतभेद हो गया उनमें, तो 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसमें पूछा था कि 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनका कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, हमें क्या करना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन था कि 1916 ईस्वी में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो किसने की थी, भारत में किसने की थी। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, आपको भाई पता ही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ये तो इन्होंने तो बम्बई में की थी, इन्होंने मद्रास में की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने मुंबई में की थी होम रूल लीग की स्थापना और इन्होंने मद्रास में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर, इसका आंसर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल पूछ लेता तो वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन था जो कि 4 उसमें भी दे रखे थे कि शक सम्मत 57 BC। तो इसमें जो आंसर था वो था औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1907 में हुई थी, 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और उसमें ऑप्शन था 1709। तो हमारा यही तो गलत था, उसमें देखना था कि कौन सा गलत है। तो हमें 1709 औरंगजेब की मृत्यु दे रखी थी, तो और औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी, इसलिए हमको यही तो गलत करना था। ठीक है, यही इसका आंसर का वो प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है, एक था कि शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो कौन थे, शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो कौन थे, तुकाराम। ठीक है, हमको आंसर क्या करना था, तुकाराम। ठीक है, तुकाराम। अगला क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं, भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन थे।
एक आया था सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है वो भारत के किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? जो चिनाब नदी पर स्थित है। ये कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन था सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि जी हिमालय से निकलने वाली नदियों, दो नदियों, मतलब उसमें था कि 4 नदियों के नाम थे हिमालय से निकलने वाली नदियों। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 4 नदियाँ थीं। कौन कौन सी थी? गंगा थी, एक गंगा थी, एक ब्रह्मपुत्र थी, और एक कावेरी थी, एक गोदावरी थी। तो कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। केवल हमारी हिमालय से कौन कौन सी निकलती हैं? मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र निकलती है, और गौमुख हिमानी से जो निकलती है वो गंगा निकलती है। तो दोनों ही नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, ठीक है। तो हमको जो आंसर करना था वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये मतलब हमारी जो हैं वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं 2, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हमको लगाना था, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल जो है वो भारत के कितने राज्यों से, नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ठीक है, तो ये करता है 5 राज्यों को। हमें क्या लगाना था? 5। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। और चौथा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और एक और सिक्किम, ठीक है। ये हमारे 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारे 5 भारत के राज्य जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमें केवल क्या करना था? आंसर था 5, ठीक है। केवल राज्यों की संख्या पूछी थी, नाम नहीं पूछे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि खेतड़ी जो है, खेतड़ी किससे संबंधित है? तो खेतड़ी में हमें पहले से पता है कि खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा। खेतड़ी में काय के भंडार है? तांबा के। एक ये आंसर था, तांबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बसंत विषुव कब से स्टार्ट होता है या कब किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर था 21 मार्च, ठीक है। इसका आंसर था हमारा 21 मार्च, बसंत विषुव। एक क्वेश्चन था कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ये तो भाई सबको ही पता होगा, क्वेश्चन तो इतने कठिन नहीं थे। सबसे निकट ग्रह तो कौन सा है? बुध। और अगर पूछ लेता सबसे बाद में तो वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सबसे बाद में कौन सा हो गया? वरुण हो गया, ठीक है। तो ये मतलब जो तो आइए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक जीके से विविध से क्या क्या क्वेश्चन थे? तो एक क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला जाने वाली, अंतरिक्ष में दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन सी थी? सिरीसा बांदला, ठीक है। ये, और सबसे पहली अगर पूछी जाती तो कौन होती? कल्पना चावला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? क्या पूछा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? असम। इसका आंसर था हमारा असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ओणम त्योहार जो है, ओणम वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा केरल में। जो नावों के जो समुद्र में जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा होता है? ओणम। वो 8 दिन तक, लगभग 8 दिन तक जो त्यौहार मनाया जाता है वो होता है केरल में मनाया जाता है, ठीक है। एक पूछा था कि लक्षद्वीप की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? लक्षद्वीप और केरल की कौन सी है? मलयालम, ठीक है, मलयालम। अरे भाई, लक्षद्वीप का है जो हाई कोर्ट है वो भी तो इसी केरल में है, तो उसकी भाषा भी तो यूज यही करेंगे। लक्षद्वीप का जब हाई कोर्ट उसमें है, उसके पास भी पड़ता है, तो मलयालम भाषा लक्षद्वीप की। तो हमारा ये राइट आंसर था मलयालम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो होता है 10 जनवरी के लिए, ठीक है, 10 जनवरी के लिए। केवल हमें क्या पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा आंसर था हमारा? 14 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चरक ने एक जो चिकित्सा से, ठीक है, चिकित्सा। चरक एक
चिकित्सा वैज्ञानिक थे, इसलिए चरक संहिता इन्होंने एक जो उनका जो किताब है वो चरक संहिता है, वो किससे संबंधित है, चिकित्सा से। ठीक है। एक पूछा था कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा सही आंसर था म्यांमार। और बाकी देश थे कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ये तो हमारे देश है ना, मतलब सार्क के सदस्य 8 देश है ना सार्क में, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार सॉरी नहीं है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और एक और है श्रीलंका। ठीक है, तो ये हमारे 8 देश थे। तो म्यांमार इसमें नहीं था। अगर आसियान में पूछा जाता तो म्यांमार होता। ठीक है, सार्क में म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। अब जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा दिया था, थोड़े से क्वेश्चन घूमे थे। ठीक है, पूछा था कि WHO के द्वारा जो सबसे पहले जो मुफ्त में वैक्सीन दी गई वो किस देश को दी गई थी, तो वो था घाना। ठीक है, इस देश के लिए सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जो मिली थी वो मुफ्त में मिली थी। ठीक है, सबसे पहले। एक पूछा था कि वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। ठीक है, हमारा सही आंसर था विराट कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि लाइट हाउस परियोजना के तहत कौन सा शहर नहीं आता है। लाइट हाउस, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइट हाउस परियोजना का जो उद्घाटन किया था वो छः शहरों के लिए किया था, तो उसमें हमारा आंसर था पटना में नहीं आती है, पटना में नहीं है, लखनऊ में है, अगरतला में है और रांची में है और 3 और हैं, लेकिन पटना में नहीं है, तो हमारा सही आंसर था पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था SUP, ये किस न्यायालय द्वारा जो जारी की, मतलब ये कोई ऐप है या क्या है ये, मतलब किस न्यायालय द्वारा जारी किया गया, तो ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये हमारा सही आंसर था सर्वोच्च न्यायालय। एक था कि बोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, बोल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किया है हमारे राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने। एक था कि फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फेमा, FEMA, थोड़ा सा ये नहीं पढ़ा होगा आपने। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फील्ड। ठीक है, एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट, तो ये हमारा सही आंसर था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब एक पूछा था कि विश्व की सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये और दूसरा क्वेश्चन है। चलो तो हम मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन था, एक सबसे पहला क्वेश्चन था कि √x, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन वाचक चिन्ह था, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आना है, और ये था 196 और आगे था 72/56। ठीक है, तो हमें केवल यहाँ पे देखना है ना, इसके बराबर रखना, इसके बराबर लाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो। ठीक है, पहले इसे करते हैं, मतलब 14 गुणा ये 14 का ही तो है, ये जो 196 है वो 14 का ही तो वर्ग है ये 196। ठीक है, और ये हम क्या लाना है, 56 लाना है, तो 14 गुणा 4 ही करेंगे ना नीचे, 14 गुणा 4 तो क्या हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो इसमें क्या करें हम, 16 से अगर गुणा कर दें तो क्या आएगा, फिर 14 गुणा 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा अंडर, हाँ 72 है, तो इसमें भी 16 से गुणा करेंगे, और ये इसका भी वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 का, जो 18 का मतलब ये तो 196 आएगा, 196 का रूट, 196 का रूट क्या आएगा 14, और 16 का क्या आएगा 4, तो 14 चौका 56 हो जाएगा, और ये यहाँ पर लिख देंगे 324, तो 324 किसका आएगा 18 का, और ये किसका आएगा 16 4 का, 16 का आएगा 4, तो 18 चौक 72। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा 324 इसमें आंसर था। तो क्या करना है हमें ना, इसका 324 का जो वर्गमूल आया वो 18 आया। ठीक है, और ये 4 का आया। ठीक है, 18 चौक 72, और 196 14 का, और 16 का 4, तो 14 चौका 56, तो हम क्या आंसर था हमारा 324। ठीक है, एक था
एक क्वेश्चन था कि 885 गुणा 885 गुणा 885, ठीक है, प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115, ठीक है, और नीचे था 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस 885 गुणा 115, ठीक है। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर हो गया, ए क्यू हो गया, ए के ये, तो ए क्यू 885 का क्यू और 115 का क्यू, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ऊपर हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो हम इसे ऊपर वाले को खोल देंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसके लिए खोल दिया हमने, सूत्र के लिए खोल दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला वही रहने देंगे, इससे ये कट जाएगा। तो ये ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 885 और बी क्या है हमारा 115, 885 और 115 को ऐड कर देंगे केवल, इससे ये कट गया। तो यही तो बचा 885 प्लस 115, 5 5 10, हसूल 1 8 और 1 9 और 1 10, हसूल 1 और 8 और 1 9 और 1 10, 1000 हमारा आंसर था, ठीक है, कुछ नहीं है, 1000 आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, ठीक है। ऐसे था कि ऐसे ही था, नहीं सॉरी, ऊपर प्लस था वो माइनस था, नीचे प्लस था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके चेंज चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो गुणा √5 माइनस √3 गुणा √5 माइनस √3, तो ठीक है, देखो करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे इसका और इसका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या ऊपर खोलेंगे हम, क्या बनेगा 5 ये स्क्वायर खोलेंगे इसको, तो √5 से 5 अंडर कट जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है, प्लस 3 प्लस आएगा ना, माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, ठीक है। बटे में क्या करेंगे हम, √5 का ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बचेगा केवल, ठीक है, ये माइनस चिन्ह रहेगा, और √2 से अंडर कट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, -2 इंटू √15, ठीक है। बटे में 5 में से 3 के 2 बचे, तो 2 चौक 8, 4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौक 8 ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे इसके लिए, 4 माइनस का 14, यही हमारा आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि 4 जो छात्र हैं, मतलब प्रशिक्षण जो छात्र सीख रहे हैं, 4 छात्रों का वो मार्कर, एक क्वेश्चन था कि 4 छात्रों का जो एवरेज है, औसत है, वो है हमारा 4 छात्रों का औसत है 18.5, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक कोच और आ गया, तो कोच जब आ गया तो जो एवरेज था वो 20% बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया, ना कि 20% क्या बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया। तो एक कोच और आ गया, 18.5 का 20% निकाल लीजिए, पहले 20% बढ़ाएंगे हम, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 से ये काटिए, 5 3 15, 3 बचे, 5 7 35, 3.7 बढ़ा दीजिए एवरेज में। एक कोच के आ जाने से क्या बढ़ गया, 3.7 एवरेज बढ़ गया। तो ठीक है, 5 और 7 12, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है, और 1 और 1 2, तो क्या हो गया हमारा एवरेज हो गया। एक कोच के आ जाने से एवरेज क्या हो गया हमारा 22.2 हो गया, 22.2 एवरेज हो गया। और 4 छात्र थे और एक कोच आ गया, तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए ना, हो गए, ठीक है, 5 लोग हो गए। तो 5 की इसकी जो टोटल सबकी आयु निकालिए, तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 हासिल 1, ठीक है, 5 दूनी 10 111 आ गया। और अगर हम इनकी गुणा करें, 4 गुणा 18.5
4 पंजी 20 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 4 2 34 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। ये आगे हमारे 74। 4 छात्रों की जो आयु आ रही थी 74 आ रही थी। अगर कोच को आ गया तो आयु क्या होगी 111। तो हमसे क्या पूछी थी, कोच की आयु पूछी थी। तो कोच की आयु कैसे निकालेंगे, 5 की आयु में से 4 की आयु घटा देंगे, खुद कोच की आयु निकल आएगी 111 माइनस 74। ठीक है, घटाइए 11 में से 4 गए, घटाइए 11 में से 4 गए, कितने बचे, मतलब 7 बचे ना, सब बचे हैं। और 10 में से 7 गए, 3 बचे, 37 वर्ष। आंसर हमारा यही तो था, 37 वर्ष। ठीक है, ये मैथ के सवाल हो गए। अब एक रीजनिंग का भी सवाल, रीजनिंग के सवाल थे कि अगर पक्षी विज्ञानी ऐसे था, पक्षी विज्ञानी पक्षी, तो निर्विज्ञानी किसे कहेंगे। 4 ऑप्शन थे हमारे, निर्विज्ञानी। तो देखो पक्षी विज्ञानी पक्षी विज्ञानी किसका परीक्षण करते हैं, मतलब किसके बारे में जानकारी देते हैं, पक्षियों के बारे में। और निर्विज्ञानी किसके बारे में जानकारी, निर क्या होता है, ये निर, जैसे नर होता है ना, नर मनुष्य, नर, इसी से तो बना ये निर मतलब ये जब लिखेंगे ना निर्विज्ञान, तो इसी को मानव यानी मतलब मानव। आंसर क्या था, मानव। ठीक है, निर्विज्ञानी मानव। ठीक है, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि यदि 25 किसी महीने की 25 तारीख के लिए सोमवार है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन था कि किसी 30 या 31 दिन वाले महीने में यदि 25 तारीख का क्या था, 25 तारीख का गुरुवार था। ठीक है, 25 का गुरुवार, 26 का क्या हो गया, शुक्रवार, 27 का क्या हो गया, शुक्रवार शनिवार, 28 का क्या हो गया, रविवार। ठीक है, 29 का क्या हो गया हमारा, सोमवार। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि सोमवार की संख्या बताइए। यदि 25 तारीख को गुरुवार है और यदि वो महीना 30 या 31 दिन का है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या बताइए। तो सोमवार की देखो, 25 को गुरुवार, 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, 29 को सोमवार। अब 30 और 31 में तो सोमवार आ नहीं जाएगा, केवल 29 तक ही सोमवार जाएगा। अब 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे वही दिन होता है, ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि 7 दिन आगे ले लो या 7 दिन पीछे ले लो, वही दिन होता है। तो 7 दिन पीछे लेंगे क्योंकि आगे तो हमको जाना नहीं है, 7 दिन पीछे लेंगे। 29 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा, 22 बचा। 22 में से 7 घटाएंगे, 15 बचा। एक देखो, ये तो एक तो यही हो गया, एक 29 में से 7 घटाएंगे, 22 वाला एक सोमवार ये हो गया, 22 वाला एक 29 को हो गया, एक 22 को हो गया, 22 में से 7 घटाएंगे एक 15 को हो गया, 15 में से 7 घटाएंगे 8 को हो गया, 8 में से 7 घटाएंगे 1 को हो गया। कितने सोमवार हो गए, 3 और 2 5। कितना आंसर था, 5 आंसर। ठीक है, क्या करना था हमको, 5 सोमवार आएंगे एक महीने में। ठीक है, तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में से, देख लेते हैं। एक था भी फेमस का क्या बताइए, सिनोनियम बताइए। फेमस का पॉपुलर, बहुत ही सिंपल था, पॉपुलर, सिंपल सा था बिल्कुल कि फेमस का क्या होगा, पॉपुलर होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ये तो हमारे अब ये सभी सब्जेक्टों के हो गए। कुछ डीआई में से जैसे आपको थोड़े मुझे ध्यान ऐसे आ रहा है कि मतलब किसी बताया था कि मतलब कुछ आंसर बता देता हूँ केवल। जैसे एक जो रेखा चित्र था उसके आंसर थोड़े ऐसे एक जो मतलब डीआई था उसका एक क्वेश्चन था, उसमें था आंसर था 22.2। जैसे आपने कहीं लगाया हो तो ध्यान हो आपके लिए, तो 22.2 एक क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, और एक का था 3 से 4 के बीच जो बताइए, 3 से 4 के बीच अनुपात बताइए, तो उसमें आंकड़े अपर्याप्त वाला आंसर था। ठीक है, और मुझको याद आ नहीं रहा है, तो इतने ही का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके लिए एक क्लास जी हमारी अगर आंसर की ये मतलब एक एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरे पास भाई इतने ही काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब जिनकी जानकारी मुझे मिल पाई, इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। और बाकी के लिए मैं आपके लिए और अगर सोचता हूँ, जैसे अगर मिल जाते हैं तो पहली बात तो इतने ही काफ़ी हैं। वैसे अब तो केवल डीआई के क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी तो सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।